हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथएक्स। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि ये जो मैट्रिसेस है वो होती क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। इस चीज़ को समझने के लिए या इस चीज़ का बेस बनाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ कीजिए कि रोहन हैज़ 5 बुक्स, मतलब उसके पास 5 बुक हैं और 3 पेन है। दूसरा, सोनाली हैज़ 7 बुक्स एंड 4 पेन्स। थर्ड कंडीशन है, साहिल हैज़ 4 बुक्स एंड 2 पेन्स। तो यहाँ पर एक बात तो कॉमन है कि जो तीनों बच्चे हैं इन तीनों के पास बुक्स और पेन्स का ही कलेक्शन है। बुक और पेन के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो ये नंबर आप देख रहे हो 5, 3, 7, 4, 4 एंड 2, ये बड़े ख़ास नंबर है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम स्पेसिफिकली कैसे और लिख सकते हैं, ये देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा बुक्स और यहाँ लिखा पेन्स, और यहाँ पर इन तीन बच्चों के नाम रोहन, सोनाली एंड साहिल। तो सबसे पहला जो नंबर 5 और 3 था वो मैंने बुक्स और पेन्स के नीचे रखा इन रोहन के कलेक्शन में, और जो दूसरा 7 और 4 यहाँ से लिया मैंने और वो दूसरी रो में रखा, 4 और 2 थर्ड उसमें रो में। तो इस इंफॉर्मेशन का जो बेस्ट अल्टरनेटिव है एक, वो ये भी बनता है। लेकिन हम लोग मैथ में बात करते हैं या मैथ में काम जब भी करते हैं तो हम लोग इन वर्ड्स से कम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इन वर्ड्स को हटाने के बाद अगर मैं इसका भी कोई शॉर्ट वर्जन बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। 5, 3, 7, 4, 4 एंड 2, ये सभी के सभी मैंने एक स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। देख रहे हो, ये स्क्वेयर ब्रैकेट जो मैंने यूज़ की है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या चीज़। मैट्रिक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर है ना कुछ एलिमेंट्स रखे जाते हैं। एलिमेंट का नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है या अल्फ़ाबेट्स भी हम रख सकते हैं। लेकिन इस समय जो ये क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर रोहन के पास 5 बुक हैं और 3 पेन है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर एक नंबर से काम ले रहा है। तो हम लोग हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो हमने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किया है उसके अंदर 5, 3, 7, 4, 4 एंड 2, ये सभी के सभी क्या हमारे लिए नंबर्स हैं। तो ये एक्चुअल में क्या बनी, एक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड एरे। एरे मैं बताऊंगा आपको क्या है, ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट। आप इसको ना ऐसे याद रखो, एरे की जगह हम लोग अरेंजमेंट भी रख सकते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बनी। और कैसे हो सकती है डेफिनेशन इसकी, या और अगर हम इसका पॉसिबल वे बनाएं, सपोज करो कि कोई हो सकता है कि वो ऐसे लिखे 2, 3, 1, 1, 1। एक बात ध्यान रखना, ये जो पोजीशन है ये भी फिल्ड होनी चाहिए। सपोज करो अगर कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली किससे फिल हो जाएगी, ज़ीरो से। तो ये भी एक क्या है, हमारे लिए एक मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स के अंदर जिस एलिमेंट की एंट्री नहीं हो पा रही है उसको हम किससे फिल करेंगे, हम ज़ीरो की हेल्प से फिल करेंगे। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक तरह से मैट्रिक्स। आई होप मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक बार फिर से देख लीजिए सारा का सारा ओवरव्यू। तो ये जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर क्या था एक्चुअल में, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स थी। एलिमेंट या नंबर्स की अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो नेक्स्ट डेफिनेशंस बनती हैं वो छोटी छोटी आएंगी सभी। सबसे पहली डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, एक बात ध्यान रखना। जैसे हम लोग पीछे वाली मैट्रिक्स को अगर उठाते हैं 5, 3, 7, 4, 4 एंड 2, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये जहाँ पड़े हैं, ये जहाँ रखे गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो नंबर 1, R1 लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रो 2 मतलब सेकेंड रो, और इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड रो। और अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये क्या बनेगी हमारे लिए, कॉलम नंबर 1। और इसको अगर हम ऐसे देखें 3, 4 और 2, ये कहाँ पड़े हैं, कॉलम नंबर 2। तो इसमें ये देखिए कितनी रो हैं, 3, कितने कॉलम हैं, 2, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम से। सपोज करो किसी मैट्रिक्स के अंदर m तो रो है, n कॉलम है, तो कितना ऑर्डर हो जाएगा, m क्रॉस n। ध्यान रखना, ऑर्डर क्रॉस के अंदर ही शो किया जाता है, उसका आंसर नहीं लिखना होता। जैसे अगर मान लो 3 क्रॉस 2 है तो ये ऑर्डर को डिफाइन करता है।
लेकिन अगर आपने 3x2 मतलब 3 × 2 करके 6 बोल दिया तो वो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर जाएगा, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये देखो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3x2। हम लिखेंगे कहाँ पे, ऑर्डर को लिखना कहाँ होता है, इसके इस पार्ट में, मतलब बिल्कुल बॉटम में। अगर आपको यहाँ क्लियर ना हो तो यहाँ देख सकते हो, इसमें 3 रो है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसके अंदर कितने कॉलम है, 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x2। दैट इज 3x2 इज द ऑर्डर ऑफ आवर मैट्रिक्स एंड 3x2 गिव्स 6 गिव्स द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट। इसमें 6 ही एलिमेंट थे जो उसके ऑर्डर को सोल्व करने के बाद मिले हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास अगर सपोज करें 10 है तो मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। देखो ये 10 कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो 1 × 10 करके आया होगा, या 10 × 1 करके आया होगा, या 2 × 5 करके आया होगा, या 5 × 2। इसके बाद तो और कोई पॉसिबल बात ही नहीं है, इसके पास कोई पॉसिबल ऑर्डर ही नहीं बनेगा। यानी हमारे पास ऐसी ऐसी 4 पॉसिबल मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर अलग अलग होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, फिक्स, दैट इज़ 10। ये वेरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हमें पहले ऑर्डर गिवन हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फिक्स। अगर मान लो कि यहाँ पर ऑर्डर गिवन है 3x4 का, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12। लेकिन अगर हमें एलिमेंट पहले दे दे तो पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, वो मैनी होंगे, मतलब ज़्यादा बनेंगे। अब सोचो ना, 12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, या तो 1 × 12, या 12 × 1, एक ऑर्डर दोगे, फिर 2 × 6, 6 × 2, ऐसे आप 3 × 4, 4 × 3। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 12 देता हूँ तो ऑर्डर कितने हो जाते हैं, 6। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर पहले दे दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, फिक्स, दैट इज़ 12। तो इतनी सी बात समझनी है कि जब आपको ऑर्डर गिवन हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो तो पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसके बाद हमारे पास, नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नोटेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग तरह तरह की नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने AIJ लिखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ AIJ। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, AIJ, या हम लोग इस सिंबल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी बुक के अंदर आपको ज़्यादातर ये यूज़ करने को मिलेगा। अगर ये भी ना मिले तो हम लोग सिंगल कैपिटल लेटर, दैट इज़ जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, X, Y, इनको यूज़ कर सकते हो। कोई P भी यूज़ कर सकता है, कोई Q भी यूज़ कर सकता है, R B, S B, T भी, मतलब इंग्लिश के जितने भी कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं आप उनका यूज़ किसके लिए कर सकते हो, मैट्रिक्स के लिए। जैसे हमारे पास जो पीछे मैट्रिक्स थी उसके लिए हमने क्या क्या एलिमेंट लिखे थे, 5 3 7 4 4 एंड 2, यही थी मैट्रिक्स। तो हमने इसको क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया था। तो इसके इक्वल टू में हम लोग या तो कैपिटल A लिख सकते हैं, जनरली हम लोग लिखेंगे भी यही। इसको लिखने का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक तो ये वैसे क्यूबरसम्स है, A लिखो फिर I लिखो फिर G लिखो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। बेटर क्या है कि आप सिंपल इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर यूज़ करें और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। एक बात तो इतनी क्लियर रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेटर से। अब जो सबसे मेन बात आती है कि ये AIJ क्या है, व्हाट इज़ AIJ। AIJ कोरस्पॉन्ड किसके करेगा, हमारी कैपिटल A मैट्रिक्स के। अगर सपोज करो कहीं पे लिखा है BIJ, तो BIJ का मतलब किसके कोरस्पॉन्ड होगा, ये स्मॉल b है तो पक्का कैपिटल B इसका, कैपिटल B इसकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको ना एक्चुअल में जैसे AIJ है या BIJ है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का मतलब बनाने वाला। और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो इसको बोलते हैं जर्नल एलिमेंट। ध्यान रखना ये दोनों चीज़। तो आपको पेपर में जर्नल एलिमेंट दे के आपसे सारे के सारे एलिमेंट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब इसका क्वेश्चन आएगा बुक के अंदर तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इतनी सी बात को कवर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स को। इसमें पूरी बुक में NCERT की बुक खोलना आप, इसमें एग्जांपल नंबर 1, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ये देखिए। एग्जांपल नंबर 1 में, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन एंड वुमेन। आप बुक खोल के रखना साथ में।
consider the following information regarding the number of elements, number of men and women workers in the three factories 1, 2 and 3। देखिए यहाँ पर जैसे मैन वर्कर गिवन है 30, फिर गिवन है 25, फिर गिवन है 27। तो ये जो नंबर मैन वर्कर्स हैं ये फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर 30 वर्कर्स हैं और वुमेन वर्कर फर्स्ट फैक्ट्री में 25 है, ऐसे ही बाकी भी हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स एंड व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। अच्छा, सबसे पहले देखिए जब भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखोगे आप तो उसने ये कहा है कि इस सिचुएशन को आपको 3x2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। 3x2 का मतलब समझे, 3 का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रो, और इस 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको 3 रो और 2 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स को तैयार करना है। तो आप ये देखो ना, 3 रो तो यही पड़ी, 1, 2 और 3, और अगर हम कॉलम को चेक करेंगे तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर रख दें ऐसे, तो ये एक हमारी 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग इसका आंसर ये लिखेंगे, द गिवन इंफॉर्मेशन in the form of 3x2 matrix is given by। कैसे लिखोगे, अब यहाँ पर इसने कोई भी लेटर यूज़ नहीं कर रखा, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, कैपिटल ए। और कैपिटल ए के अंदर हम लोग इन्हीं नंबर्स को रखेंगे, जैसे 30 इधर रखा, 25 दैट इज़ नंबर ऑफ वुमेन इन फैक्ट्री 1, 25 यहाँ रखा, देन 31 यहाँ रखा। बिल्कुल सिंपल है, जो एलिमेंट्स आपको गिवन थे वो आपको बस एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे रखोगे उसके आगे कैपिटल लेटर का नाम दे देना, ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ये एलिमेंट्स थे वो ही यहाँ पर आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, थर्ड रो के अंदर हो एंड सेकेंड कॉलम के अंदर हो, मतलब ऐसा कौन है जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। आप ये देखो, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसकी थर्ड रो कहाँ होगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। लेकिन कॉलम नंबर 2 हो, ये तो कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट है, तो कॉलम नंबर 2 में वो ये है। अब देखो ये क्या चीज़ है, इस यहाँ से क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री नंबर 3। हो गया क्लियर। तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम इट रिप्रेजेंट, क्या लिखोगे, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ये 26 किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री नंबर 3। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। आप बुक खोल के रखना साथ में। ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उस ये पॉसिबल ऑर्डर कितने कितने होंगे उस मैट्रिक्स के। तो हम लोग इसको देखो कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो आप ये देखें ना कि 8 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो। 8 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 8 और 8 इंटू 1 और 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। इसके अलावा तो हम इस 8 को किसी भी वे में लिख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स के नंबर गिवन है। पूछ क्या रहा है, पूछ ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो ऐसे डिफाइन होएगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट 8 कैसे कैसे आ सकते हैं, 1 इंटू 8 करके या 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 करके या 4 इंटू 2। हो गया क्वेश्चन। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, इतना लिखने के बाद ना, सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ये लिख दो आप 1 इंटू 8 कॉमा 8 इंटू 1 कॉमा 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। सिंपल, क्वेश्चन ख़त्म हो गया।
चलें आगे। इसके बाद तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाएगा। इसमें देखिए ये भी जो मैं आपको कह रहा था कंस्ट्रक्टर वाला, वो यही है। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स वोज जर्नल एलिमेंट इज। किसी मैट्रिक्स का जर्नल एलिमेंट आपको ऐसा गिवन है। मैंने कहा था AIJ एक जर्नल एलिमेंट ही होता है, लेकिन जर्नल एलिमेंट की वैल्यू किसी न किसी वैल्यू के थ्रू ही इवेल्युएट होगी। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू इसके थ्रू इवेल्युएट हो रही है। हमें क्या करना है, हमें एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसका जर्नल एलिमेंट AIJ इतना है। सबसे पहले जो 3x2 की मैट्रिक्स होगी उसको हम लिखेंगे कैसे, वो ध्यान से सुनना। 3x2 की बारी है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा। यानी ये जो I और J है ना, मैं आपको बताना भूल गया पीछे, ये जो स्मॉल I और स्मॉल J है, I का मतलब क्या होता है कौन सी रो में है, और J का मतलब क्या होता है कौन से कॉलम में है। अगर मैं I की जगह 1 पुट कर दूं, यानी A1, और J की जगह भी 1, इसका मतलब ये हो जाएगा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जब I को 1 और J को 1 रखा है। तो जब हम I को 1 ही रखेंगे, क्योंकि ये अभी फर्स्ट रो में ही है, लेकिन J कितना हो जाएगा इस समय 2, मतलब A12। फिर क्या होगा A13। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने एक ये एलिमेंट गलत ही उठा लिया, क्योंकि ये 2 कॉलम नहीं थर्ड कॉलम में आ गया, तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको हटा दो एक बार। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या आएगा A2, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद यहाँ पर आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, इसमें 3 रो हैं लेकिन कॉलम कितने इसके पास 2, मतलब इसका ऑर्डर तो हो गया फिक्स, दैट इज़ 3x2। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, हमें इस मैट्रिक्स के ये इन एलिमेंट्स को फिल करना है। तो यहाँ पे एक बात देखो, जो इसका AIJ लिखा हुआ है वो है कितना 1/2। 1/2 के बाद है मॉडुलस I-3J, और मोड बंद हो गया मेरा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ये सारे के सारे इसमें फिल करेंगे। जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देंगे, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले मैं I को 1 और J को 1 पुट करूँगा। तो यहाँ पर आप रखोगे A11, रखेंगे इसके अंदर 1/2 मॉडुलस I की जगह 1 -3 × 1। सोल्व करो इसको। 1/2 1 -3, 1 -3 कितना होता है -2, लेकिन -2 का मोड कितना होता है सिंपली 2, तो आंसर कितना आ गया 1। यानी कि जो मुझे फर्स्ट पोजीशन में एलिमेंट फिल करना है उसका आंसर कितना आया 1। सेम इसी टाइप से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इवेलुएट करेंगे 1 2 की। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 1/2, I की जगह 1 -3 × 2, 3 × 2 6। तो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 1/2 1 -6 -5 आएगा, और -5 का मोड कितना होता है +5, और नीचे 2 है। अच्छा, उसके बाद है A21 के लिए मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ। A21 यहाँ पर मैं इसको इवेल्यूएट करूँगा। 1/2 I की जगह मुझे पुट करना है 2 -3 × 1, क्योंकि J की जगह मुझे रखना है 1। सोल्व करो। 1/2 2 -3 × 1 3, और 2 -3 1 होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मोड होता है पॉजिटिव, मतलब 1/2। मेरे पास 3 एलिमेंट आ चुके हैं, बाकी के 3 एलिमेंट भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A22। I की जगह रखो 1 सॉरी 2 -2 × 3 × 2। सोल्व करेंगे इसको। 1/2 रहेगा सेम, 2 -6, 2 -6 बनेगा 4, -4 बनेगा, उसका मोड होता है +4, और 4/2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट हम निकालते हैं A31। 1/2 बस वैल्यूज पुट करो, 3 -3 × J की जगह रखना है 1 आपको। 1/2 3 -3 0, 0 का मोड 0 बाय में 2, आंसर इज 0। इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है मेरा A32, वो कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 3 -3 × 2, I की जगह 3 और J की जगह
2, तो यहाँ पर बना 1/2 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 -3 का मोड, -3 का मोड होता है +3, और आंसर क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पर जितने भी मैंने एलिमेंट्स निकाले वो सभी A11 A12 A13 इस तरह से मैंने सारे लिख दिए। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1, क्योंकि हमारा लास्ट कंक्लूजन यही था कि हम उस मैट्रिक्स को निकाल लें। तो फ्रॉम 1 में क्या आएगा, ए मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू A11 रखोगे 1, A12 रखोगे 5/2, A21 रखोगे 1/2, A22 रखोगे सिंपल 2, फिर रखोगे 0, फिर रखोगे 3/2। ये जो मैट्रिक्स आई है ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करती है और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको 3 एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। इन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस हैं और सिंपल भी हैं, ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स देखिए क्या है, रो मैट्रिक्स। ध्यान रखना, रो मैट्रिक्स कब डिफाइन होती है, जब नंबर ऑफ रो कितनी हो जाए, सिंपली 1, नंबर ऑफ रो क्या हो 1, जिसमें सिंगल ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है 1 2 एंड 3। अब ये कोई मैट्रिक्स है लेकिन इसके अंदर क्या खास बात है, इसके पास रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने इस समय 3। कॉलम से मैटर नहीं है, जब आपकी रो मैट्रिक्स चल रही है तो आपको कॉलम रो चेक करनी है। रो अगर 1 है तो वो रो मैट्रिक्स है। इसको चेक करते हैं, ये क्या, ये रो मैट्रिक्स है 1 2 है, क्योंकि इसमें एक ही रो है, कॉलम चाहे भले ही दो। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम एक हो जाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो अगर रो मैट्रिक्स की बात होती है तो उसमें रो एक होगी, कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो उसमें कॉलम एक होगा। जैसे अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ए मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें रो चेक करो, रो है इसके पास 3 लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो आपने जैसे पीछे पढ़ा किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम नीचे लिखते हैं m क्रॉस n। इसका मतलब क्या होता है, उसमें m तो रो है और n कॉलम है। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर रखना, जब m और n इक्वल ना हो, मतलब रो और कॉलम अलग अलग हैं, मान लेते हैं रो हैं 4 और कॉलम है 2, तो इससे जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी इसमें 4 रो होंगी। तो सपोज करो वो 4 रो कैसी होंगी, 1 2 3 और 4, और कॉलम 2 होंगे, तो कॉलम 2 मतलब एक तो यही हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कौन सी शेप ले गया, मतलब ज्योमेट्री में अगर हम इसमें ये देखें, ये तो है 4 डिस्टेंस और ये है 2 डिस्टेंस, तो ये एक्चुअल में एक ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल तब बना जब उसकी डायमेंशन की लेंथ और ब्रेथ क्या रही, अनइक्वल। इसी सेम वे में अगर हमें मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर बनाना है ना, तो उसके ऑर्डर में m और n अनइक्वल होने चाहिए, तभी वो क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने ये मैट्रिक्स ली है, सपोज़ यहाँ पर लिखा है मैंने 1 2 3 और यहाँ लिखा है 3 1 5, तो इसका ऑर्डर चेक करो, इसमें 2 रो हैं लेकिन कॉलम कितने इसके पास 3, 2 क्रॉस 3। अब ये दोनों के दोनों ऑटोमेटिक डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनेंगी। लेकिन अगर बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर में पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, इसलिए क्या बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं बी मैंने लिखा, इसमें मैंने लिखा 1 2 2 4, तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2। तो इसके पास केवल 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं 2 और 2 हो, यहाँ पर 4/4 की भी हो सकती है, यहाँ पर 5/5 की भी हो सकती है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। अच्छा इसको बाय बोलो या क्रॉस बोलो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि ये ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। तो ऑर्डर में अगर m और n सेम है तो याद रखना वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर ऑर्डर में m और n डिफरेंट हैं तो याद रखना वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है, इसके अंदर डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको समझने से पहले ध्यान से समझना, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ही होती है। मतलब सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो इसने एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया डायगोनल।
तो डायगनल कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे? सपोज करो मैंने यहाँ पर बी मैट्रिक्स ली, जैसे ऊपर लिखी हुई है 1 2 2 4। आप ये देखो कि इसका डायगनल कहाँ पर है, ये होता है डायगनल। इसको एक्चुअल में ना प्रिंसिपल डायगनल भी बोलते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, इसको प्रिंसिपल डायगनल भी बोलते हैं। इसका दूसरा जो डायगनल होता है इसका यूज़ तो नहीं होता, बट उसका नाम क्या होता है, ऑफ डायगनल। ये आपको यूज़ कम दिखेगा इसका, बट हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किसको करते हैं, प्रिंसिपल डायगनल को। डायगनल मैट्रिक्स का मतलब ये है जिसके प्रिंसिपल डायगनल जीरो ना हो, बाकी सब जीरो हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बी और मैंने यहाँ पर नंबर लिखे क्या, 2 1 और बाकी दोनों को क्या कर दिया, 0 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो हों, बाकी सभी क्या हो जाएं, जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको ऐसा लिखा जाता है, मान लो इस मैट्रिक्स को मुझे शॉर्ट में लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे, DIAG डॉट, फिर यहाँ पर डायगनल के एलिमेंट्स कौन कौन है वो लिखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 1, इसका मतलब यही है कि डायगनल पे खाली 2 और 1 है, ऊपर से नीचे बाकी सब जीरो हो जाएंगे। सोचो अगर कोई ये लिखता है DIAG दैट इज़ डायगनल 1 1 2, इसका मतलब है यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसके डायगनल में आपको क्या दिखेंगे, 1 1 2 और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो वो ऐसी दिखेगी आपको, यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, एक्चुअल में इसका ऑर्डर चेक करोगे ना तो 3 क्रॉस 3 दिखेगी। इसमें 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, डायगनल भी है। डायगनल की कंडीशन यही थी कि डायगनल वाले नॉन जीरो हों, बाकी सब जीरो हों। तो ये कौन सी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ, डायगनल मैट्रिक्स का। सारी की सारी मैट्रिक्स एक बार देख लो। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होती है, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जैसे ऑर्डर आप लिखते हो m क्रॉस n, तो उसमें m और n की वैल्यू क्या हो, दोनों की दोनों डिफरेंट हो। जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बारी आएगी तो उसमें ऑर्डर में m और n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स तो अभी भी डिफाइन किए सभी। डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपने डायगनल मैट्रिक्स देखी, तो डायगनल मैट्रिक्स में तो एलिमेंट यहाँ वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनको फिक्स कर दूँ, सपोज करो 5 5 5 कर दिया, लेकिन बाकी सबको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। पीछे वाली मैट्रिक्स में और इस वाली मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है, वहाँ पर इन एलिमेंट को फिक्स नहीं किया गया था, यहाँ करेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर। आपकी चॉइस है, आप 5 की जगह 4 भी ले सकते हैं। अगर मान लो मैं 2 क्रॉस 2 की रो बनाता हूँ, वो मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगी। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगनल पे रहने वाले एलिमेंट फिक्स हो जाते हैं, लेकिन डायगनल मैट्रिक्स में ऐसा कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। जैसे आपने स्केलर मैट्रिक्स में इन सबको 5 5 5 4 4 किया तो फिक्स ही नंबर है एक तरह से, लेकिन अगर मान लो कि मैं इनकी जगह सिंगल 1 1 1 कर दूं, मतलब उन कांस्टेंट नंबर्स को जो यहाँ पर 5 और 4 दिखाई दे रहे हैं उनको सिंगल ले लो, 1 ले लो, तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उनको उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिखते किससे हैं, आई से। ऑर्डर कितना होगा, जैसे 3 क्रॉस 3 है तो हम सिंपली I3 लिखेंगे, यानी कि इस I3 का मतलब है इसमें 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, तो इसको लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। हो गया क्लियर। तो I3 का मतलब ये। सोचो I2 क्या होगा, I2 का मतलब सिंपल है, उसमें 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी, 1 1 0 0। I1 को लेने का फ़ायदा नहीं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, I4 आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी मैट्रिक्स है, I2 एंड I3। ठीक है इतना। नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी आती है, ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। ये तीनों सिनोनिम हैं इसके, तो ज़ीरो, नल और वॉइड ये तीनों एक ही बात है। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, ज़ीरो, वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका जो शॉर्ट सिंबल है वो क्या होता है, ओ। इसमें तो हम ऑर्डर लिखते हैं I3 I2, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना होता है, जस्ट ओ लिखना होता है। ठीक है, थोड़ा डार्क बना देना, जीरो ना लगे बस।
तो इस ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। ये 8 टाइप की अलग अलग मैट्रिसेस थी। उसके बाद जो 9वीं टाइप की मैट्रिक्स आ रही है वो सुनो क्या है। इस मैट्रिक्स को जैसे पूरा कर लेंगे हम लोग, जैसे टाइप पूरी हो जाएंगी, फिर हम लोग इनके फर्दर एग्जांपल्स भी करेंगे। टाइप नंबर 9 में हम कौन सी मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन मत याद रखना, बस प्रेजेंटेशन ध्यान रखना कि कौन सी अपर है। अपर ट्रायंगुलर में यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे वाले सब क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर। उल्टा रिवर्स याद रखना, जैसे अपर अगर मैं बोल रहा हूँ तो लोअर एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाले क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। लेकिन जब मैं लोअर बोल रहा हूँ तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। दोनों में फ़र्क देख लो क्या है। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है ट्रायंगल एक्चुअल में नीचे की तरफ बनती है, देख लो ये ट्रायंगल नीचे की तरफ बनी है, और अपर ट्रायंगल में चेक करोगे तो ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो, या अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो कहाँ दिखने हैं वो देखने, तो उसको ऐसे याद रख लो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सभी जीरो हैं तो है अपर ट्रायंगल। अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले सारे ज़ीरो हैं तो उसको क्या देखना, लोअर ट्रायंगुलर। ये है 9th टाइप की मैट्रिक्स, ठीक है इतना। इसके बाहर कोई मैट्रिक्स की टाइप नहीं बचेगी, जो बचेंगी वो आगे हम कभी देखेंगे 4th 5th चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 5 करके आपकी एक्सरसाइज में से 1 2 क्वेश्चन और करेंगे इंपॉर्टेंट, फिर आज का वीडियो लेक्चर इतना ही होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। देखो हम 2 मैट्रिक्स को बराबर रखेंगे, ठीक है, ये किस कंडीशन के अंडर होगा, सोचो। ये इससे मतलब इसका जो जर्नल एलिमेंट होगा वो कौन होगा, हम लोग इसको AIJ लिखेंगे इस फॉर्म में, और इसको अगर हम देखें तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, BIJ। तो एक बात ध्यान रखना, 2 मैट्रिक्स के जर्नल एलिमेंट तभी सेम होते हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन क्या है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो जब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, दैट इज ऑर्डर्स आर सेम एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम या इक्वल, देन द 2 गिवन मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे उस समय। अब ये देखिए, इसका कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 एंड 1। इस साइड तो मैंने ये लिख दिए, और इस साइड मैंने क्या लिखा, ABCD। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम है, इक्वल है। तो पहले तो ये देखो इक्वल हैं या नहीं है, इनका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका भी तो सेम यही है, तो पहली कंडीशन तो होगी फुलफिल। लेकिन उसने कहा है कि ये पहले से ही गिवन इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड कंडीशन को चेक कर लेंगे, सॉरी चेक नहीं करना, उनको बराबर कर देंगे। जैसे ये है फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट, ये भी तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट है, यानी ये अगर A1 1 है तो उसका ये B1 1 है, तो हम लोग 1 को किसके इक्वल लिखेंगे, A के। तो हमारा पहला नंबर आ चुका है, दैट इज़ A इक्वल टू 1। यहाँ से B चेक किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, आप बस इतना लिख देना, सिंस द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा और D1 होगा, इसलिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जो एग्जांपल बनता है वो एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा हुआ है, आप बुक खोल के रखिए, इफ़ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABC। यहाँ पर है ना आपको अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, जैसे X हो गया, Z हो गया, Y हो गया, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और C यहाँ पर है, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले ये देखिए कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 क्रॉस 3।
हर बार मैट्रिक्स के नीचे उसका ऑर्डर मेंशन जरूर करना, आपका ही फ़ायदा रहेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये मैट्रिक्स सेम है, तो आप क्या लिखोगे, एज मैट्रिसेस आर इक्वल, matrices are equal, so their corresponding elements are also equal. Therefore, ये बात जरूर लिखना पेपर में, देयरफॉर x प्लस थ्री फर्स्ट एलिमेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा, मीन्स x प्लस थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। यहाँ से x निकाल सकते हो आप, दैट इज़ -3। जैसे आंसर निकल जाए उसको बॉक्स में डाल देना। z प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स, मतलब z प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स, देन z इक्वल्स टू सिक्स माइनस फोर मतलब 2, यानी z की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2। सेकेंड भी आ गया। थर्ड देखते हैं, 2y माइनस सेवन इक्वल्स टू 3y माइनस टू। लाइनें लगा सकते हो आप एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2y माइनस सेवन इक्वल्स टू 3y माइनस टू। इसको शिफ्ट करो लाइक टर्म्स को एक तरफ, जैसा कि हम नॉर्मल मैथ में करते ही हैं। -7 इधर आके +7 हो जाएगा, 7 माइनस टू कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर बचेगा लाइक टर्म के बाद सब्ट्रैक्शन पे y इक्वल्स टू -5। थर्ड पोजीशन, थर्ड नंबर आ गया। फोर्थ को अगर करोगे तो फोर्थ वैसे इक्वल है, -6 का इक्वल है, कुछ नहीं मिलेगा। बट जब फिफ्थ एलिमेंट को फिफ्थ के इक्वल करोगे तो आपको यहाँ से a मिलेगा, a माइनस वन इक्वल्स टू -3, देन a इक्वल्स टू, जब यहाँ से a निकालोगे तो वो मिलेगा -3 + 1 दैट इज़ -2। a की वैल्यू मिली है -2। नेक्स्ट, ज़ीरो को किसके इक्वल करोगे, 2c + 2 के इक्वल, तो रखोगे यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 2c + 2। यहाँ से 2c की वैल्यू निकालो, देखो +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो c कितना हो जाएगा, -1। डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट है b -3 और वो है 2b + 4, तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट के इक्वल करेंगे, b -3 इक्वल्स टू 2b + 4। तो यहाँ से b -2b इक्वल्स टू 4 + 3, ये बनेगा -b और ये बनेगा 7, तो b की वैल्यू कितनी बनी, -7। नेक्स्ट है 21 माइनस का, और वो भी -21, कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। मतलब ये जितने भी मैंने आंसर्स लिखे ना बॉक्स में, वही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स थे। आई होप यहाँ पर आपको एग्जांपल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो एग्जांपल नंबर 5 है, ये भी हम कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 5 ये है, एग्जांपल नंबर 5 ये है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर आपको ना दो मैट्रिक्स गिवन है, लाइक 2a + b, और यहाँ पर गिवन है a - 2b। नेक्स्ट है 5c - d, और यहाँ पर है 4c + 3d। है तो पीछे जैसे ही क्वेश्चन, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसने चेंज किया है, ये थोड़ा सा 10th को यूज़ करेगा। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल है, पहले ऑर्डर चेक करो इसका, 2 × 2 है, बिल्कुल, इसका भी 2 × 2 है, मतलब ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है। और मैट्रिसेस भी क्या है, इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, वही पीछे वाली बात लिखेंगे, एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सबसे पहला नंबर है 2a + b, वो किसके इक्वल रखा जाएगा, 4 के इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2a + b = 4। हम a और b में एक और इक्वेशन ढूंढेंगे, वो दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, a - 2b = -3, ठीक है। और दूसरी थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 5c - d = 11, एंड फोर्थ इक्वेशन इज 4c + 3d = 24। आपको ये दो इक्वेशन बनी है दो के पेयर में, तो सबसे पहले हम ए और बी को सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड किया होगा 10th में, तो उसी के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। इसको ना नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली कोफिशिएंट को हम नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई। करोगे फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सेम रह जाएगी। जब सेकंड करोगे तो यहाँ आएगी 2a - 4b = -6। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, ये तो कैंसिल आउट हो गया, b + 4b 5b
एंड 4 + 6 10। तो बी की वैल्यू कितनी मिली 2। इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पर रखोगे 2a + 2 = 4। तो यहाँ से 2a = 4 - 2 मीन्स 2, a की वैल्यू कितनी मिली 1। ठीक है। और सेम इसी टाइप से अगर हम इसको सोल्व करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। इसका +3d है, इसको डायरेक्टली आप ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। 3 × 5 = 15 -3d, 3 × 11 33। नीचे वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम लिखनी है आपको। 4c + 3d = 24। अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो कट जाएगा। 15 + 4 19c = 3 + 4 7 57 आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो c कितना आ गया 3। 19 3 से 57 होता है इसलिए। अब इस वैल्यू को उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज मैं इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 5 × 3 - d = 11। 5 × 3 15 - 11 = d। सो द पॉसिबल वैल्यू of d is 4। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। यही आपके एग्जांपल्स थे। एग्जांपल मैंने सारे के सारे कवर किए। अब जो बचते हैं आपके पास एग्जांपल के बाद, आपकी बचती है एक्सरसाइज 3.1। इसको ट्राई करके देखना और इसके अंदर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में भेज देना। थैंक यू।